नमस्कार, अपडेट एट 12 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राज्यसभा में जाना तय। लिखा लंबा चौड़ा पोस्ट, कहा जाना चाहता हूं राज्यसभा। दिग्गजों का नामांकन। बीजेपी के नवनियुक्त अध्यक्ष नितिन नवीन और महाराष्ट्र से शरद पवार का नामांकन। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब भारत की राजकीय यात्रा पर। 11वें रायसीना डायलॉग में होंगे मुख्य अतिथि और की नोट स्पीकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति स्टब द्विपक्षीय सहयोग और वैश्विक मुद्दों पर करेंगे विशेष चर्चा। स्टब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति और विदेश मंत्री से भी करेंगे मुलाकात। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज एक दिवसीय कर्नाटक यात्रा पर। श्री वीरभद्रेश्वर मंदिर में आयोजित राजगोपुरम कलशारोहण तथा महाकुंभाभिषेक समारोह में बतौर मुख्य अतिथि हुए शामिल। T20 विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर न्यूजीलैंड पहुंचा फाइनल में। दूसरे सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला 2 बार के चैंपियन इंग्लैंड से। भारत और इंग्लैंड की टीमें तीसरी बार सेमीफाइनल में होंगी आमने सामने। मिडिल ईस्ट में बढ़ते संघर्ष के बीच भारत ने अपने नागरिकों की मदद के लिए नई दिल्ली में एक विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बुधवार को ये जानकारी उपलब्ध करवाई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए विदेश मंत्रालय में एक विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। ये नियंत्रण कक्ष सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक भारतीय समय के अनुसार संचालित होगा। नागरिक टोल फ्री नंबर 1800-118797 या लैंडलाइन नंबर +9111 230121113 +9111 STD कोड और 23014104 23017905 के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने अलग अलग देशों के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। इसमें बहरीन में +97339418071, ईरान में +989128109115, +989128109102, +989128109109, +989932179359 पर संपर्क किया जा सकता है। इराक की बात करें तो इराक में +9647716511185 और +9647044448899। इजराइल में +9725475207111 और +97254242838। जॉर्डन में +96277042276। कुवैत में +96565501946। लेबनान में +96176860128। ओमान में +96898282270। व्हाट्सएप और 80071234 टोल फ्री नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा कतर के लिए +97455647502। रामलल्ला फिलिस्तीन के लिए +97059291641 टोल फ्री और सऊदी अरब रियाद के लिए +96611488467 और 80024712234 टोल फ्री। सऊदी अरब जेदा के लिए +96612664860 और +96612261493। संयुक्त अरब अमीरात के लिए +971
5430905571 व्हाट्सएप नंबर और 80046342 टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं। और अगली खबर राज्यसभा चुनाव से। देश के 10 राज्यों में राज्यसभा की 37 सीटों के लिए होने वाले चुनाव के तहत नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया आज समाप्त होने वाली है। इन सीटों में छत्तीसगढ़ की 2 सीटें भी शामिल हैं। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की जांच 6 मार्च को की जाएगी। इसके बाद उम्मीदवार 9 मार्च तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। इन सीटों के लिए मतदान 16 मार्च को होगा। मतदान के बाद उसी दिन मतगणना की जाएगी और परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। 10 राज्यों से निर्वाचित राज्य परिषद के 37 सदस्यों का कार्यकाल अप्रैल 2026 में समाप्त होने वाला है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम की सूची जारी कर दी है। भाजपा ने राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले समेत 4 नेताओं को उम्मीदवार घोषित किया है। भारतीय जनता पार्टी की सूची में विनोद तावड़े और रामदास अठावले के अलावा माया चिंतामण इवनाते और रामराव कुटकुते के नाम भी शामिल हैं। इससे पहले पार्टी ने मंगलवार को राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन सहित 9 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी। इन उम्मीदवारों में बिहार से नितिन नबीन और शिवेश कुमार, असम से तेरश कुवाला और जोगिन मोहना, छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा, हरियाणा से संजय भाटिया, उड़ीसा से मनमोहन सामल और सुजीत कुमार और पश्चिम बंगाल से राहुल सिन्हा के नाम शामिल हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बार होने वाले राज्यसभा चुनाव में संसद के उच्च सदन के सदस्य बनना चाहते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर सार्वजनिक रूप से अपनी इस ख्वाहिश को जाहिर किया है। नीतीश कुमार पिछले 2 दशकों से बिहार में अपनी सेवा देने के बाद अब संसदीय जीवन के अपने उस पुराने सपने को पूरा करना चाहते हैं जिसके तहत वो संसद और विधानमंडल के सभी 4 सदनों का हिस्सा बनना चाहते थे। उन्होंने साफ किया कि वो बिहार के विकास के संकल्प पर लगातार कायम रहेंगे। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और यात्रियों की भारी मांग के कारण टोरंटो, फ्रैंकफर्ट और पेरिस के लिए अतिरिक्त उड़ानें संचालित करने की घोषणा की गई है। ये निर्णय फंसे हुए यात्रियों की सहायता करने, वैकल्पिक मार्ग अपनाने और सुरक्षित घर वापसी सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। एयर इंडिया की किफ़ायती सेवा वाली अनुषंगी कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस ने भी कहा कि मस्कट के लिए उसकी विमान सेवाएं जारी रहेंगी। इसके साथ ही मस्कट से दिल्ली और मुंबई के बीच अतिरिक्त उड़ानें भी शुरू की जाएंगी। आज से 11 मार्च के बीच दिल्ली और टोरंटो के बीच 3 अतिरिक्त उड़ानें संचालित की जाएंगी। इसके अलावा 7 से 10 मार्च के बीच दिल्ली फ्रैंकफर्ट मार्ग पर 3 और दिल्ली पेरिस मार्ग पर 1 अतिरिक्त उड़ान जोड़ी जाएगी। इन अतिरिक्त सेवाओं से यात्रियों को दिल्ली के माध्यम से एयर इंडिया के व्यापक घरेलू और दक्षिण पूर्व एशिया नेटवर्क से जुड़ने के बेहतर विकल्प मिल पाएंगे। एयर इंडिया ने कहा है कि वो स्थिति का बारीकी से आकलन करना जारी रखेगी और 11 मार्च के बाद भी आवश्यकतानुसार अतिरिक्त उड़ानें जोड़ सकती है। इसके अलावा कंपनी 7 मार्च तक रास अल खैमा से दिल्ली, कोची और मुंबई के लिए विशेष उड़ानें भी संचालित कर रही है। मेरा नाम शाहीन सुल्ताना है। लौटे हैं आप, ये बता दीजिए। हम जो है जद्दा एयरपोर्ट, अच्छा, तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था, सबसे बढ़िया। तो आप किसी यात्रा पे गए थे? जी 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 यात्रा के बारे में बता दीजिए। जी, हम उस पे गए थे, उम्रा पे गए थे। वहाँ कोई ऐसी तकलीफ नहीं थी, सब अच्छा था, बेस्ट, बढ़िया। Little worries, but I know the Indian official and we are very proud to be an Indian। और हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारी गवर्नमेंट जो है सबका साथ देती है, ठीक है, और सारे लोगों का ख्याल रखती है। एंड वी कैन सी कि कई मतलब कंट्रीज की फ्लाइट कैंसिल हो रही थी, बट इंडियन गवर्नमेंट का जो सपोर्ट रहा है यहाँ के लोगों के लिए, सो वी थैंकफुल टू इंडियन गवर्नमेंट एंड मोदी जी ऑल्सो। या दुबई से अहमदाबाद आया हूँ
एक्चुअली मेरा पहली तारीख का रिटर्न था 1 मार्च का, अभी वो कैंसिल होके 2 तारीख को वो भी कैंसिल हुआ, 3 तारीख का भी कैंसिल हुआ, फिर एयर अरेबिया में था 4 तारीख का, वो भी कैंसिल हुआ। अभी जो सिचुएशन है जो कल उधर हुआ है उसके बाद सिचुएशन बहुत खराब थी, उसके बाद भी आज सुबह को फ्लाइट मॉर्निंग में एमिरेट्स का चालू हो गया था। कल जो हुआ उसके बाद हम पूरी पब्लिक डर गई थी, हम खुद डर के आए, फिर अभी भी हम ऊपर जा रहे थे, नीचे कुछ डरने का मौसम था ही। मेरा नाम एच शेखावत है। जो मीडिया में दिखा रहे हैं वैसे हालात तो नहीं है, थोड़ा बहुत हुआ है ज़रूर। अभी कल आज सुबह ही वहाँ पे ड्रोन अटैक हुआ है अमेरिकन एम्बेसी के ऊपर, बट सॉरी कल रात को हुआ और उसको इंटरसेप्ट करके और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। कोई डैमेज नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं है वहाँ पे। मैं आया हूँ दुबई से, मैं दुबई गया था काम की वजह से, और सिचुएशन थोड़ी सी टेंस है अभी, क्योंकि येस्टरडे देयर वाज अ ड्रोन अटैक ऑन द यूएस कॉन्सुलेट नियर टू द बुर्जुमान एरिया। या कुछ सुना देखा आपने कुछ? हाँ, आवाज़ तो आई थी बहुत ज़ोर से और ब्लास्ट तो हुआ ही था। डर था मन में, मतलब हाँ, मतलब रात में तो 11 वगैरह की बात है, तो डर तो डेफिनेटली था। अभी हमारा रिटर्न तो स्पाइसजेट से हुआ है, हम फुजेरा से आए क्योंकि दुबई से और शारजा से बार बार अबू धाबी से फ़्लाइट कैंसिल हो रही थी। हमने 2-3 फ़्लाइटें बुक करी थी, वो भी कैंसिल हो गई। तो थैंक्स टू स्पाइसजेट, थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट, दे आर हेल्पिंग अस कमिंग बैक। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पश्चिमी एशिया के कुछ देशों में 5 और 6 मार्च 2026 को होने वाली कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। ये निर्णय मौजूदा हालात को देखते हुए छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सीबीएसई ने आधिकारिक सर्कुलर में कहा कि मध्य पूर्व के कुछ देशों बहरीन, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में मौजूदा स्थिति की समीक्षा के बाद कक्षा 10 और 12वीं की 5 और 6 मार्च 2026 को निर्धारित परीक्षाओं को स्थगित करने का निर्णय लिया है। नई परीक्षा तिथियों की घोषणा जल्द की जाएगी। बोर्ड ने यह भी कहा कि आज एक बार फिर से हालात की समीक्षा की जाएगी और 7 मार्च से आगे होने वाली परीक्षाओं के बारे में उचित निर्णय लिया जाएगा। सभी छात्रों को सलाह दी जाती है कि वो नियमित रूप से अपने विद्यालयों के संपर्क में रहें और आधिकारिक घोषणाओं पर नज़र बनाए रखें। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को कहा कि भारत म्यांमार के नेतृत्व वाली और उसकी अपनी शांति प्रक्रिया का समर्थन करता है, जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश में सभी के लिए स्थायी शांति और विकास सुनिश्चित कर सकती है। विदेश मंत्री ने म्यांमार के साथ अपने संबंधों के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देश भारत की 3 प्रमुख विदेश नीति की प्राथमिकताओं के संगम पर स्थित है, जिनमें पड़ोसी पहल, एक्ट ईस्ट और महासागर नीति शामिल है। म्यांमार भारत के रणनीतिक पड़ोसियों में से एक है और ये उग्रवाद प्रभावित नागालैंड और मणिपुर समेत पूर्वोत्तर के कई राज्यों के साथ करीब 1640 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। 1 फरवरी 2021 को सेना द्वारा तख्ता पलट करने के बाद सत्ता हथियाने से देश में व्यापक हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। सेना समर्थित पार्टी ने म्यांमार के हालिया आम चुनाव में जीत हासिल की। विदेश मंत्री एस जयशंकर यांगून के मध्य में स्थित सर सोबे कमान साहित्यिक केंद्र भवन के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे थे। ये भवन निर्माण भारत की सहायता से किया गया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार को स्पेन के बार्सिलोना में आयोजित मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 के विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस दौरान उन्होंने सस्ती, समावेशी और भविष्य उन्मुख डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भारत के दृष्टिकोण को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया। जीएसएमए के मंत्री स्तरीय सत्र में ब्रिक्स व करंट बैरियर विषय पर समापन वक्तव्य देते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि दुनिया में 3.1 अरब लोग अब भी डिजिटल भागीदारी से वंचित हैं। उपकरणों और सेवाओं की वहनीयता डिजिटल समावेशन की कुंजी है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीति सुधार और प्रतिस्पर्धा के जरिए डेटा लागत में उल्लेखनीय कमी की है और 5G और 6G तक कनेक्टिविटी को किफ़ायती बनाए रखना सामूहिक जिम्मेदारी है। ब्रिक्स एंड ब्राइट्स नेटवर्क्स सत्र में उन्होंने कहा कि नेटवर्क अब केवल कनेक्टिविटी का माध्यम नहीं बल्कि AI आधारित और मानव केंद्रित प्लेटफॉर्म
बन रहे हैं। भविष्य की कनेक्टिविटी सुरक्षित, लचीली और निर्बाध डिजिटल अनुभव पर आधारित होगी। सिंधिया ने भारत पवेलियन का उद्घाटन किया, जिसमें 40 भारतीय कंपनियों ने 4G, 5G, ब्रॉडबैंड, सैटेलाइट संचार, AI आधारित नेटवर्क प्रबंधन, IoT और डेटा सेंटर समाधान प्रदर्शित किए। ये भारत के डिजाइन आधारित विनिर्माण और वैश्विक विश्वसनीय भागीदारी के रूप में उभरने का संकेत है। ICC T20 विश्व कप 2026 में आज दूसरा सेमीफाइनल मैच खेला जाना है। आज टीम इंडिया का सामना T20 विश्व कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में 2 बार की विजेता इंग्लैंड से होगा। आज ICC T20 विश्व कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसमें टीम इंडिया का मुकाबला 2 बार की चैंपियन इंग्लैंड से होगा। भारतीय समय के अनुसार इस मैच की शुरुआत शाम 7 बजे होगी। इस मैच से ये तय हो जाएगा कि फाइनल में कौन सी 2 टीमें होंगी। न्यूजीलैंड ने पहले सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। अब भारत और इंग्लैंड की टीमें दूसरे सेमीफाइनल में आमने सामने होंगे। T20 विश्व कप में ये तीसरी बार होगा जब भारत और इंग्लैंड की टीमें सेमीफाइनल में भिड़ रही हैं। पिछले 2 विश्व कप में इन दोनों टीमों के बीच हुए सेमीफाइनल मुकाबले में जो टीम जीती है उसने फाइनल का खिताब जीता है। समुद्र तल से 14,300 फीट की ऊंचाई पर बर्फ के बीच तैनात भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों ने पेंगोंग झील के पास स्थानीय ग्रामीणों के साथ उत्साह से होली मनाई। बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम और पारंपरिक नृत्य के बीच जवानों ने रंग लगाकर भाईचारे और एकता का संदेश दिया। कठिन हालात के बावजूद उनका जज्बा देखने लायक रहा। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इसी से जुड़ी कुछ विशेष तस्वीरों के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।